हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डार्क सोसाइटी पार्ट 11 लेकर मैं आ गई हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तुम अभी भी क्लूलेस हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। जाओ और देखो कैबिन में क्या हो रहा है। जैसे ही जैन वापस ऑफिस चला जाता है तो जैन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो वो कैबिन के क्लोज चला जाता है धीरे धीरे कदमों से। सरप्राइजली वहाँ पर कोई नहीं था सिवाय जैन के और कैबिन के अंदर यीबो और उसके फादर के। दरवाज़ा जो था वो आधा ओपन था, इसलिए जैन दरवाजे से सारी बातें सुन रहा था और उनकी तरफ देख भी रहा था। जैन के जो फादर है उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने बेटे के ऊपर। यीबो अपने फादर के सामने खड़ा था। यीबो ने अपनी मुट्ठी को टाइट पकड़ कर रखा हुआ था। पहली बार जैन ने कांग्रेसमैन को इतना गुस्से से देखा था। उनका गुस्सा देखने के बाद जैन भी काफ़ी ज़्यादा डर गया। फिर कांग्रेसमैन यीबो से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कब किसके साथ हो, लेकिन तुमने ऐसी रिकॉर्डिंग क्यों की? तुम सच में बेकार हो, तुम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैंने खामखा तुमसे उम्मीदें लगाई रखी थी कि तुम ज़िंदगी में कुछ करोगे, लेकिन तभी वो अपने डैड से कहता है, मैंने भी हमेशा प्रे किया था कि मैं भी कुछ अच्छा बनूं, लेकिन आप लोगों ने जो मुझसे कहा, जो मुझे बनाया, बिल्कुल मैं वैसा ही हूँ। मैं थक गया हूँ आपका टॉय बन बन के, लोगों के सामने इडियट की तरह स्माइल कर करके, लोगों के सामने झूठ मूठ की स्माइल करके, उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते बनाते। आप लोग जब भी मुझे स्वीट एडोरेबल बॉय कहते हो, अंदर से मेरा दिल जलता है। ये बात सुनने के बाद जो कांग्रेसमैन होता है वो चिल्ला कर यीबो से कहता है कि अपना मुंह बंद करो, तुम्हें अब और क्या चाहिए? क्या तुम्हें हम लोगों ने कुछ नहीं दिया? जो कुछ भी तुमने आज तक चाहा है कि हम लोगों ने वो सब कुछ तुम्हें दिया। तुम्हें बस एक ही काम करना था, वो था दुनिया के सामने एक्टिंग करना। ये बात सुनने के बाद ये वो अपने डैड को यानी कि कांग्रेसमैन को जवाब में कहता है, मुझे क्या चाहिए? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए था। मुझे बस मेरे पेरेंट्स चाहिए थे जो मेरे साथ रहते, मुझे पैटेड करते। आज तक जो कुछ भी आप लोगों ने मुझसे कहा मैंने वही किया, और अब और नहीं, और इससे ज़्यादा अब मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों की वजह से मैं एक इमोशनलेस इंसान बन गया हूँ जिसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है। ये बात सुनने के बाद कांग्रेसमैन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो गुस्से से वांग यीबो से कहता है, मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि तुम इस दुनिया में आओ। ये बात सुनने के बाद यीबो के जो कदम है ना वो लड़खड़ाते हैं। ये बात सुनने के बाद यीबो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन दर्द जैन को हो रहा था। जैसे ही जैन ये बात सुनता है, जैन ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे कि जैन से ये बात कही जा रही है। फिर कांग्रेसमैन यीबो से कहता है, एट लीस्ट हमारे लिए एक अच्छा यूज़ तो तुम बन ही सकते हो ना? क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है तुमने? मैं इस इलेक्शन को जीते जीते हार गया हूँ और अब मैं तुम्हारे इस एनोइंग एक्टिंग से थक गया हूँ। ये कहते हुए जो कांग्रेसमैन है वो अपनी टेबल से कोई चीज़ निकालते हैं। फिर वो यीबो से कहता है, क्या तुम जानते हो, इस मीटिंग के बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बेसबॉल खेलने के लिए जाने वाला था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा। तो क्यों ना आज हम दोनों ही बाप बेटे एंजॉय करें? हाँ, अपना जैकेट उतारो और अपने घुटनों पे बैठो अभी के अभी। यीबो बिल्कुल वही करता है जो उसके डैड उससे कहते हैं। जैसे ही जैन ये देखता है तो वो शॉक में एक स्टेप बैक हो जाता है और फिर वो अपने आप के साथ सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी जो कांग्रेसमैन है वो अपने हाथ को रेस करता है। कांग्रेसमैन ने बेसबॉल बैट अपने हाथ में लेकर रखा हुआ था। उसके बाद वो स्ट्रांगली वांग यीबो की पीठ के ऊपर हिट करते हैं, जिससे वांग यीबो फ्लोर के ऊपर गिर जाता है। तो फिर जैसे तैसे यीबो अपने आप को मैनेज करता है और फिर वापस अपने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर अगेन कांग्रेसमैन वांग यीबो को ज़ोर से पीटता है। बहुत बार वो पीटता रहता है। बेसबॉल बैट की जो आवाज़ थी वो बाहर तक जा रही थी। चारों ओर पीटने की आवाज़ आ रही थी। जो मिस्टर वांग है वो बिना मर्जी शो किए हुए यीबो को पीटता रहता है। जैन ने देख रहा था, वो वहाँ से भागना चाह रहा था लेकिन वो फ्रीज हो गया था। वो ये सब कुछ नहीं देख पा रहा था। जैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी जो फीलिंग्स थी वो टोटली मैसी हो गई थी। जैन सोचता है कि हाँ, मैं चाहता था कि यीबो सफ़र करे,
और उसका जो रिवेंज है वो उसी से पूरा होता। और जो जैन के अंदर डेविल है वो एंजॉय करता जब यीबो सफ़र करता, लेकिन इस तरह नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। कांग्रेसमैन नॉन स्टॉप यीबो को पीट रहा था। यीबो के मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकलती है जो कि पेन में थी। जैसे ही बेसबॉल बैट यीबो की स्किन को टच करता है, यीबो को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो दर्द में वो अपने दांतों को टाइटन करता है और अपनी मुट्ठी को टाइटली होल्ड करता है। धीरे धीरे यीबो की जो पीठ है वो खून से भर जाती है। जैन वहाँ से भाग नहीं पा रहा था क्योंकि वो फ्रीज हो गया था। इसलिए जैन अपने कानों को कवर करता है ताकि वो कांग्रेसमैन की चिल्लाने की आवाज़ ना सुन सके, ताकि वो बेसबॉल बैट की आवाज़ ना सुने। कुछ देर के बाद जैसे ही कांग्रेसमैन का गुस्सा ठंडा हो गया तो वो वहाँ से चले गए। जैन देखता है कि कांग्रेसमैन अपनी ऑफिस से चला गया। तो वो धीरे धीरे ऑफिस के रूम की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो देखता है यीबो जो है वो स्ट्रगल करता है कि वो अपने कदमों पे खड़े हो सके, लेकिन यीबो वापस डाउनफॉल हो जाता है। तभी जो जैन है वो रूम के अंदर चला जाता है। तभी वो अपने सर को रेज करता है ताकि वो देखे कि रूम के अंदर कौन आ गया है। जैसे ही वो जैन को देखता है और जैन यीबो का चेहरा देखता है, जैन एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो यीबो का चेहरा देख रहा था कि यीबो के साथ क्या हो गया है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखता है, जैन से वो बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। तभी यीबो जैन से कहता है, अगर हर कोई मुझे इस हालत में देखे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि तुम मुझे इस तरह देखो। यीबो ये धीरे धीरे कहता है। ये कहने के बाद वो खड़े होने की कोशिश करता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। जैसे ही यीबो खड़ा हो रहा था तो वो जैन से कहता है, तसल्ली हो गई? क्या तुमने अब मेरी खुशी देखी कि मैं कितना खुश हूँ? क्या अब भी तुम्हें मुझ पे गुस्सा है जैन? ये कहने के बाद जैसे ही यीबो पूरी तरह से स्टैंड अप हो जाता है तो वो सडनली अचानक ही जैन को पुश बैक करता है दीवार के साथ और उसका जो गला है उसे टाइटली रैप करता है। फिर वो गुस्से से जैन से कहता है, क्यों मैंने तुम्हारी जान पहले ही क्यों नहीं ली? जब मैं तुम्हारी जान लेना चाह रहा था तब मैंने तुम्हारी जान क्यों नहीं ली? क्यों मैं अपने आप को रोक रहा था बिना किसी रीज़न? क्यों? ये कहने के बाद जो यीबो है वो गुस्से से जैन का गला और ज़्यादा टाइट करता है। यीबो की आंखों में साफ तौर पे गुस्सा नजर आ रहा था, लेकिन जो जैन है वो सांस नहीं ले पा रहा था। जैन को महसूस हो रहा था कि अब वो फेंट होने वाला है। तो तभी जो यीबो है वो जैन से कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ये कहते ही जो यीबो है वो जैन को छोड़ देता है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो जैन के ऊपर गिर जाती है। जैन महसूस करता है यीबो की चिक्स जैन के शोल्डर्स पर है और यीबो ने अपने आर्म्स को जैन के वेस्ट के अराउंड ले लिया है। फिर यीबो धीरे धीरे विस्पर करता है और जैन से कहता है, इससे दर्द होता है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यीबो ये कहता है अपनी शेकी वॉइस से। जैन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यीबो को धक्का दे। कुछ देर के बाद जैसे ही यीबो कामली सांसें लेता है तो जैन उसे केयरफुली पुल डाउन करता है और उसे उसके स्टमक की तरफ ही उसे लिटा देता है। फिर जैन सबसे पहले उसे फर्स्ट एड देता है। फर्स्ट एड देने के लिए जैन सबसे पहले यीबो की शर्ट को कट कर देता है। उसके बाद वो उसकी जो पीठ के ऊपर जितना भी खून था उसे पोंछ देता है, उसे साफ़ कर देता है। जैसे ही यीबो महसूस करता है कि जैन उसका जो खून है उसे साफ़ कर रहा है तो यीबो अपनी लो आवाज़ में जैन से कहता है, रुक जाओ, तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही ठीक करूँगा जैसे मैं हमेशा करता आया हूँ, मुझे खुद ही करने दो। जैन जितनी बार भी यीबो से बार बार मिला उतनी बार ही जैन यीबो को और ज़्यादा जानने लगा। जैन को पता नहीं है लेकिन वो यीबो से ज़्यादा अटैच्ड फील करता है और ज़्यादा अब उसके लिए यीबो भी अब एडिक्शन जैसा बन गया है। जैन फिर अपने आप के साथ सोचता है, मैं यहाँ से जा क्यों नहीं पा रहा हूँ जबकि मेरे पास इस वक्त टाइम है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तभी जैन पहली बार ज़िंदगी में यीबो को उसके नाम से बुलाता है और कहता है, यीबो। जैसे ही यीबो जैन के मुंह से अपना नाम सुनता है तो उसकी बॉडी शिवर करना शुरू कर देती है। फिर जैन यीबो से कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये सब कुछ ख़त्म कब होगा? नेक्स्ट सीन अगले दिन का सीन है। जैन के हाथ में एनवेलप है तो एनवेलप को देखकर सेक्रेटरी जैन से कहती है, जैन ये एनवेलप कौन सा है?
जैसे ही जैन एनवेलप को खोलता है तो वो एनवेलप के अंदर का जो लेटर पढ़ता है उसे पढ़ने के बाद जैन सरप्राइज़ हो जाता है। जैन का सरप्राइज एक्सप्रेशन देखने के बाद सेक्रेटरी दोबारा जैन से पूछती है कि जैन ये क्या है। तो जैन सेक्रेटरी से कहता है ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, अब मैं इस कंपनी का ऑफिशियली एम्प्लॉय नहीं हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है लेकिन ये मेरे लिए ज़रूरी भी है। तो सेक्रेटरी जैन से कहती है जैन क्या तुम सच में जाने वाले हो। तो जैन जवाब में सेक्रेटरी से कहता है शायद ये ऐसा है कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ ताकि मैं पुराने जैन को बचा सकूँ, और मुझे मॉम से भी तो मिलना है, मुझे उनसे मिलकर उनसे माफ़ी मांगनी है, कहीं फिर बाद में देर ना हो जाए। सेक्रेटरी जैन की बात सुनने के बाद जैन से कहती है मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारे सारे काम बन जाए, मैं तुम्हें सच में मिस करूँगी, तुम एक। ये कहते ही सेक्रेटरी रुक जाती है और अपने होंठों पे सैडली स्माइल लाती है। सेक्रेटरी सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन था जिसके नज़र में जैन की जो रिस्पेक्ट है वो कम नहीं हुई थी बल्कि बढ़ गई थी। हालांकि जैन हमेशा सेक्रेटरी को बेवकूफ़ और बुद्धू ही समझता था। फिर जैन सेक्रेटरी से कहता है थैंक यू सो मच प्रीटी, हर एक चीज़ के लिए, जो कुछ भी तुमने यहाँ पर देखा, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो अभी तक इतना प्योर नहीं होता। ये कहते हुए जैन सेक्रेटरी का हाथ अपने हाथों में लेता है और उसे पैट करता है। पैट करने के बाद वो सेक्रेटरी से इजाज़त मांगता है और वहाँ से लिफ्ट की तरफ चला जाता है। जैसे ही जैन लिफ्ट के पास पहुँचता है तो जो लिफ्ट का दरवाज़ा होता है वो खुला ही था। जैसे ही जैन की नज़र लिफ्ट के अंदर पड़ती है तो जैन सरप्राइज़ हो जाता है और दोबारा अपनी किस्मत को कोसता है, उसे गालियाँ देता है क्योंकि किस्मत ने दोबारा जैन को एक घटिया सा सरप्राइज़ दिया था। वो सरप्राइज़ कुछ और नहीं बल्कि ईबो था। ईबो जो कि उस वक्त लिफ्ट के अंदर ही था। जैन की नज़र ईबो पर और ईबो की नज़र जैन पे पड़ती है। जैसे ही ईबो की नज़र जैन पे पड़ती है तो स्लाइडली उसकी जो बॉडी है उसमें शिवरिंग होना शुरू हो जाता है। ईबो कोशिश करता है कि वो जैन को अवॉइड करे, उससे आंखें ना मिलाए, और जो जैन होता है जैसे उसकी नज़र ईबो पे पड़ती है उसके बाद वो देखता है कि उसके बगल में एक ब्लॉन्ड हेयर वाला एक लड़का खड़ा है। वो लड़का टॉल और स्लिम था, बिल्कुल जैन की तरह, लेकिन वो जैन से पूरी तरह से डिफरेंट था। जैन उस लड़के की तरफ ही देख रहा था। जैसे ही वो लड़का नोटिस करता है कि जैन उसकी तरफ देख रहा है तो वो अपनी बाहों को ईबो की बाहों में डालता है, जिसे देखकर जैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो फिर जैन मन में ये सोचता है अरे कौन है ये, ईबो ने तो कहा था उसे मैं चाहिए, सिर्फ मैं। ईबो लिफ्ट का बटन प्रेस करने ही वाला था तो वो जैन से कहता है कि तुम्हें अंदर नहीं आना है। ईबो ये थोड़ा नाराज़ होकर कहता है। जैसे ही जैन ईबो की बात सुनता है तो जैन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है ये देखकर कि ईबो इतना शांत है। तो जैन फिर जल्दी ही लिफ्ट के अंदर चला जाता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है कुछ टाइम के बाद ईबो बारबी से कहता है बारबी। ईबो ये बड़ी प्यार से और स्वीट आवाज़ में बारबी से कहता है। फिर वो कहता है तुम मेरा कैबिन में इंतज़ार करो, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ, एक्चुअली मुझे जैन से कुछ बात करनी है। जैसे ही बारबी जैन का नाम सुनता है जो बारबी का एक्सप्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से से जैन की तरफ मुड़कर देखता है। जैन बारबी का एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है कि बारबी उसे जानता है। जैसे ही बारबी लिफ्ट से चला जाता है तो ईबो जैन की तरफ टर्न हो जाता है। ईबो कुछ टाइम लेता है कि वो अपनी बात कहाँ से शुरू करे। फिर फाइनली ईबो अपने होंठों पर एक स्माइल लाता है। उसके बाद वो शुरू करता है और कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा ग्रेट लग रहे थे बिग स्क्रीन पर जब तुम मेरे ऊपर थे। क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा पॉर्न स्टार बनने से पहले? हाँ, मेरे सामने इस तरह नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा रिएक्ट मत करो कि जैसे कि कल कुछ हुआ ही नहीं। जो कुछ भी कल हुआ है ना उससे कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, बस मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है स्क्रीन को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन कैसा था? बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल लोगों का रिएक्शन होता है, लेकिन मुझे तुम पर डाउट होता है। तुम जैसे इंसान को ये समझ में क्यों नहीं आया? ये बोलते हुए ईबो का जो फेस है वो शेकिंग करता है पेन में। ये देखकर जैन फिर अपने आप से पूछता है जैन तुम अपने आप से झूठ क्यों कह रहे हो?
तभी वो फिर जैन से दोबारा कहता है, काफ़ी अच्छा था ना, मैंने कभी भी एक्सपेक्टिंग नहीं किया था कि तुम इस तरह की कोई घटिया हरकत करोगे, लेकिन तुमने क्या सोचा था, तुमने क्या किया, क्या इससे कुछ बदलेगा? वो लोग तुम्हारे समझ से भी कहीं ज़्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम्हें अभी और सरप्राइजेस देखने मिलेंगे। ये बात सुनने के बाद जैन यीबो की तरफ देखता है और अपने फेस पे एक स्माइल आता है। फिर वो सोचता है यीबो तब क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि अब मैं कंपनी में काम नहीं करता हूँ, जब उसे मैं कहीं पर भी नहीं मिलूँगा। और क्या होगा अगर यीबो ने मुझे नहीं ढूंढा? क्या वो मुझे भूल जाएगा? मेरे अंदर अभी और भी ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन यीबो के लिए अभी और भी ज़्यादा चाह है। तभी जैन यीबो को जवाब में कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो कुछ भी मैंने देखा और लोगों को दिखाया उससे मेरा गुस्सा शांत हो गया है और मेरा जो घमंड है वो भी पूरी तरह से भर गया है। ये कहते हुए जैन वहाँ से जाने ही वाला था, तभी वो जैन का जो वेस्ट है उसे पकड़ता है और उसे अपनी तरफ पुल करता है और फिर उसके कानों में धीरे धीरे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अब क्या करने वाले हो। तुम भूलना मत जियो जैन, तुम अभी भी किसी शख्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती हो और तुम अभी भी मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं। ये बात सुनने के बाद जैन फिर उसी वक्त फ्रीज हो जाता है और उसके दिलो दिमाग पे डर छा जाता है और फिर वो अपने आप के साथ कहता है, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जैन ने अपने कपड़ों को पैक कर दिया और ज़रूरत के सामानों को। अब जैन घर से जाने ही वाला था, तभी टीवी के ऊपर न्यूज़ आती है जिसमें जैन एक जाना माना सा नाम सुनता है जिसका सरनेम था कांग्रेसमैन। आज कांग्रेसमैन का इंटरव्यू होने वाला था और मीडिया के लोग कांग्रेसमैन से कुछ सवाल पूछने वाले थे। कांग्रेसमैन उन सब के सामने बैठा हुआ था और ड्रामा से भरा हुआ एक्सप्रेशन उन्हें दिखाता है, जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसके बाद कांग्रेसमैन मीडिया से कहता है, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और वो लोग जो कि उस वक्त मीटिंग में आए हुए थे और जो कुछ भी डिस्कस्टिंग घटिया चीज़ उन्होंने देखी, मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्योंकि उस चीज़ में मेरा खुद का एक लौटता बेटा भी था जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए पेनफुल है। मैं इस दर्द से भरे हुए पास्ट को भुला देना चाहता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा बेटा है वो भी इन सब चीज़ों को भुला दे। मेरे बेटे के साथ ज़बरदस्ती की गई थी कि वो इस तरह की गंदी गेम्स खेले। मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा प्योर है, वो अपने आप को बचा नहीं पाया। मेरी फैमिली के लिए इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा वक्त चल रहा है कि हम हमारी मेंटल सिचुएशन को इस वक्त स्टेबल कर पाए। यही एक रीज़न है कि मैं हमारी यूथ के लिए लड़ रहा हूँ, हमारे बच्चों के लिए, ताकि वो ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा ना कर पाए। लेकिन मैं जानता हूँ अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ जाए, हम लोग एक साथ होकर अपनी सोसाइटी को सेफ और क्लीन कर सकते हैं। मैं होप करता हूँ कि आप लोग मुझे वोट देंगे और आप लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे। इसी से हम हमारी कंट्री को रहने के लिए एक अच्छी सी जगह बना सकते हैं। और हाँ, जो लोग मेरी फैमिली के ऊपर दाग लगाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों की तरह गिरा हुआ नहीं हूँ और ना ही मैं आप लोगों की तरह इस लेवल तक गिर सकता हूँ। जैन कांग्रेसमैन की सभी बातें चुपचाप सुन रहा था। कांग्रेसमैन ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। उनकी बातें सच में काफ़ी ज़्यादा रियल लग रही थी। उनकी बात सुनने के बाद जैन अपने आप को रोक नहीं पाता है, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। फिर जैन कहता है, मिस्टर वांग, आप में सच में एबिलिटी है कि आप यीबो जैसे बेटे को जन्म दे सकते हो। ये कहने के बाद सडनली जैन के दरवाजे पे एक नॉक बजता है। नॉक की आवाज़ सुनने के बाद ही वो फिर सीट से उठता है और टीवी को ऑफ कर देता है। फिर वो सीधे दरवाजे की तरफ चला जाता है। जैसे ही जैन दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर एक कोई शख्स खड़ा होता है और वो जैन को एनवेलप दे देता है। देने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो जैन है वो एनवेलप को ओपन करता है। जैसे ही जैन एनवेलप को ओपन करता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है जैसे ही वो इनविटेशन कार्ड को देखता है जो कि एक पार्टी का आया हुआ था, और वो कार्ड कहीं और से नहीं बल्कि यांजी की फैमिली की तरफ से ही आया था। इनविटेशन कार्ड देखने के बाद जैन कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन में आकर वो पागल हो जाता है सोच कर कि क्या हो रहा है, इस इनविटेशन का क्या मतलब है।
जैन पागलों की तरह दिन भर यांजी को कॉल कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी रिटर्न कॉल नहीं मिला। सोचते सोचते जैन के सर में भी अब दर्द होने लगा था। फिर जैन फाइनली डिसाइड करता है कि वो अब इस पार्टी में जाएगा ताकि उसे पता चले ये जो इनविटेशन कार्ड आया है कि किस लिए आया है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जैन ने अच्छे से सूट पहना हुआ है और इस वक्त वो यांजी के मैंशन के बाहर खड़ा है। फिर जैन अपने सूट को अच्छे से देखता है कि ये ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं। वो सूट जैन की मॉम जैन के लिए लाई थी। उसके बाद जैन सीधे मैंशन की तरफ चला जाता है और फिर इनविटेशन कार्ड गार्ड को दे देता है। जैसे ही जैन हॉल की तरफ चला जाता है, हॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। जो पार्टी स्टाइल था वो टोटली डिफरेंट था। जब जैन ने पहली बार यूबो के घर के अंदर जो पार्टी देखी थी, उससे जितने भी आदमी वहाँ पर थे वो सभी के सभी एलिगेंट दिख रहे थे और जो औरतें थी उन्होंने फैंसी कपड़े ही पहने हुए थे। सभी लोग धीरे धीरे क्रिस्टल ग्लास में शैंपेन को पी रहे थे। उन लोगों की तरफ देखने के बाद फिर जैन सोचता है बाहर से जैसे ही दिखते हैं क्या ये अंदर से भी ऐसे ही होंगे। उसके बाद जैन फिर सीधे आगे चला जाता है और फिर यांजी को ढूंढने लगता है, लेकिन यांजी उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। फिर जैन वहाँ से चला जाता है और फिर बाकी की जगहों पर भी देखता है, लेकिन उसे यांजी वहाँ पर भी नहीं दिखाई देती है, बल्कि उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई देती है और वो शख्स जैन के पीछे खड़े होकर जैन से कहता है, हम लोग बार बार मिलते रहते हैं खूबसूरत से लड़के। मुझे ऐसा लगता है आने वाले कल में कभी न कभी हम दोनों अच्छे दोस्त ज़रूर बन जाएंगे। तभी जैन पीछे मुड़कर देखता है कि ये कौन बोल रहा है। पीछे मुड़ने के बाद जैसे ही जैन हॉसुंग को देखता है तो उसके मुंह से निकलता है हॉसुंग। जैन के मुंह से नाम सुनने के बाद हॉसुंग जैन से कहता है, अरे ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि आपको मेरा नाम पता है। ये कहते हुए हॉसुंग ज़ोर ज़ोर से हंसता है और फिर जैन की तरफ ही देख रहा था। फिर हॉसुंग कहता है, ये तो नाइंसाफ़ी हुई। तुमने इतना सस्ता सूट पहना हुआ है, लेकिन तब भी तुम बाकी के जेंटलमैन से भी कहीं ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहे हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह नेचुरली एलिगेंट पैदा हुआ होता। जिस तरह तुम मेरे सामने आते हो, हर बार तुम्हारी मेरे दिल में और ज़्यादा फीलिंग्स बढ़ती रहती है। हॉसुंग जैन के साथ टीजिंग करता है। ये बात सुनने के बाद जैन अपना सर शुक करता है। फिर जैन हॉसुंग से कहता है, मेरे पास दो सर नहीं है कि एक मैं यीबो के लिए गवा दूँ। और तभी पीछे से आवाज़ आती है, यीबो का नाम सुनते ही जैन रियलाइज़ करता है कि यीबो भी इस पार्टी में आया हुआ है। तभी जैन पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी नज़र सीढ़ियों से उतरती हुई यांजी पे पड़ती है। यांजी ने काफ़ी खूबसूरत सा नाइट ड्रेस पहना हुआ है। यांजी को देखकर जैन को काफ़ी ज़्यादा अपनापन और वार्म फील होता है। जैन यांजी की तरफ चला जाता है, लेकिन तभी हॉसुंग उसको रोक देता है। तभी जैन देखता है कि अचानक से वांग यीबो आया और उसने यांजी का हाथ थाम लिया और वो दोनों सीढ़ियों से उतर रहे हैं। तभी यांजी के जो फादर है वो अनाउंस करते हैं कि आज यांजी और कांग्रेसमैन वांग के एक लौते बेटे यंग मास्टर वांग उसके साथ यांजी की सगाई होने वाली है। ये बात सुनने के बाद जैन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है। उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। कहीं जैन फ्लोर पर सरप्राइज़ होकर गिर ना जाए, वो हॉसुंग का हाथ टाइटली होल्ड करता है। आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय।